हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 27 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो फ्रंट पेज पे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और वो ये है कि आने वाले टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी होने वाला है, मैंडेटरी होने वाला है। किस किस चीज़ के लिए? जॉब्स हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, वोटिंग राइट हो, हर एक चीज़ के लिए जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कर दिया जाएगा। हालांकि जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि इसके अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा और वो बिल जो है आने वाले सेशन यानी विंटर सेशन जो जल्द स्टार्ट होने वाला, जिसके समय बहुत कम है, विंटर सेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। और अब इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक तरीके से एक एग्जाम्पल देता हूँ। क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वो डिफरेंट हो सकती है और आपके डॉक्यूमेंट में डिफरेंट हो सकती है, और ये प्रॉब्लम कई लोगों के साथ होने वाली। तो जैसे ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो डेफिनेटली इसका विरोध भी आपको देखने को मिलेगा। खैर, इस बिल के बारे में या इस प्लान, इस प्रपोजल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि बेसिकली क्या यूनियन गवर्नमेंट सोच रही है। यूनियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि बर्थ सर्टिफिकेट को मैंडेटरी किया जाएगा या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की तरह कंसिडर किया जाएगा। एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, अगर आप वोटर लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जॉब्स में अपॉइंटमेंट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के इश्यू को लेकर हो या पासपोर्ट के मामले में हो। इसके अलावा हालांकि अगर हम बात करें, इसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा किसको? बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 को। इसके अलावा इसके बारे में मैंने जैसे कि बताया कि इससे रिलेटेड जो बिल है वो विंटर सेशन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी 7 दिसंबर से जो विंटर सेशन स्टार्ट हो रहा है। पार्लियामेंट में जनरली 3 सेशन होते हैं। पहला जो सेशन होता है ईयर में वो होता है बजट सेशन होता है, इसके बाद मॉनसून सेशन होता है और लास्ट सेशन होता है विंटर सेशन। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इन सेशंस के नेम जो है वो डिफाइन नहीं किए हैं। इनमें सिर्फ इतना बोला गया है कि भाई आप जो है 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं रख सकते एक सेशन से दूसरे सेशन में, और तीनों सेशन कंपलसरी नहीं है कि उनको कंटिन्यू किया जाए। सरकार चाहे तो एक सेशन को मिस भी कर सकती है। इसके अलावा आपको याद होगा जब कोविड-19 था तो आई थिंक विंटर सेशन नहीं हुआ था, तो इस तरह के प्रपोजल भी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट है ये कवर करेगा डेथ सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट्स हो, इनके लिए मैंडेटरी कर दिया जाएगा और इसको लेकर एक कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि अभी बहुत सारे इश्यूज ये होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है प्रॉपरली और जिनकी एज अच्छी खासी हो चुकी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मान लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटिंग राइट के लिए। हालांकि वोटिंग के लिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आई थिंक उनको कोई इशू नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट जिनके पास फिलहाल उनको इशू नहीं होगा। ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास है उनको इशू नहीं होगा। इसको लेकर बहुत सारे क्लोजेज होंगे, जो बहुत सारे प्रपोजल आएंगे। जब इसके अंदर क्या फैक्ट है या क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसके बाद ही चीज़ें पता चल जाएगी। लेकिन एक आइडिया दिया गया है कि भाई मैंडेटरी करने के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्लान है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि भाई 18 साल से ऊपर जो इंडिविजुअल है जो इलेक्टोरल रोल के अंदर अपने आप को कहीं ना कहीं ऐड करवा रहा है उसके लिए कंपलसरी होगा। हालांकि 1969 का जो एक्ट है उसके अंदर ऑलरेडी कंपलसरी है। अगर 1969 में अगर आप बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट रिलेटेड चीज़ें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो वो चीज़ें ऑफेंस मानी जाती है, यानी पनिशेबल है, वो अपराध की कैटेगरी में आता है। इसलिए मैंडेटरी करने से कहीं ना कहीं जो इश्यूज है उसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट किया जाएगा और इसमें एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। ये एक तरीके से प्लान है सेंट्रल गवर्नमेंट का। बाकी इसमें क्या प्रपोजल होंगे, क्या प्रपोजल नहीं होंगे, उसके बारे में डेफिनेटली हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड इम्पोर्टेंट हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उसमें साउथ वाला जो पेज है इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट सैटेलाइट्स के बारे में या स्पेस मिशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है PSLV C-54। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और बेसिकली जैसे कि यहाँ 4 वर्ड है, हालांकि GSLV में भी 4 वर्ड होते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बेसिकली 4 स्टेजेस का एक स्पेस व्हीकल होता है जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड लिक्विड 4 तरह का स्टेज यूज की जाती है। इसमें बेसिकली किन इंपॉर्टेंट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया? सबसे पहले बताया गया कि 9 सैटेलाइट को मल्टीपल ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब
कि अगर आप देखेंगे आसमान से प्रॉपरली ऑब्जर्व करना चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती, अगर बहुत ज़्यादा हाइट होगी तो इमेज जो बहुत क्लियर नहीं आएगी। इसके अलावा इसमें 8 नैनो सैटेलाइट है, जिसमें एक भूटान के लिए और बहुत सारी कमर्शियल एंटिटीज़ है, ये इसके इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मिशन रहा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मामले में। इसके अलावा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मल्टीपल ऑर्बिट्स हमें देखने को मिले पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के मामले में। इसके अलावा ये जो व्हीकल है ये बेसिकली सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, और 8 नैनो सैटेलाइट इसके अंदर इंक्लूड थे, जिसमें इसरो का नैनो सैटेलाइट है जो भूटान के लिए है। इसके अलावा आनंद है, एस्ट्रोकास्ट है, 4 सैटेलाइट जिसके अंदर है, 2 थाई बोल्ट सैटेलाइट है। अलग अलग छोटे छोटे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मेन जब भी कोई सैटेलाइट होता है उसमें कौन कौन से सैटेलाइट है ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। मेन जो मकसद होता है कि इसका मिशन का पर्पज़ क्या होता है, यानी किसके लिए बेसिकली यूज़ किया जाएगा। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 06 जो है ये बेसिकली ओशन कलर डेटा, सी सरफेस टेम्परेचर, विंड वेक्टर डेटा, इन सबको कहीं ना कहीं इंडिकेशन करता है। ओशियोनोग्राफी, क्लाइमेटिक एंड मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन, इन सब चीज़ों पर फोकस करता है। इनके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर पोटेंशियल फिशिंग जोन, जिसमें क्लोरोफिल, एसएसटी और विंड स्पीड को यूज़ किया जाएगा। लैंड बेस्ड जियो फिजिकल पैरामीटर्स होंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होने वाली है। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली जब इंडिया और भूटान इस तरह का जॉइंट मिशन लॉन्च करते हैं तो इंडिया और भूटान के बायलैटरल रिलेशन में भी स्ट्रेंथन देखने को मिलती है। इसी पर्सपेक्टिव में यहाँ पर भी मेन इसके फीचर्स के बारे में रिपीट मोड में बताया गया, कितने किलोग्राम का है, कितने किलोग्राम का नहीं है, ये सारी चीज़ें रिलेवेंट नहीं है। बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि PSLV C-54 बेसिकली किसके लिए था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का क्या मतलब होता है, और ओवरऑल किन किन सैटेलाइट्स को जो है वो लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ छोटी छोटी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। आज के न्यूज़ में अगर आप देखें बहुत सारी चीज़ें कवर करी गई है, और इन्हीं न्यूज़ में से हम जाएंगे पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर एक ऑर्गेनाइजेशन किया गया किस चीज़ को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन डे था कल 26 नवंबर को, और उसी डे के सेलिब्रेशन में भारत के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डिस्कस किया बहुत सारी चीज़ें। और इसके अंदर भारत के यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर, दोनों ने महिलाओं का जो रोल रहा है ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में डिस्कस किया गया। प्रेसिडेंट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक मैप देता है गुड गवर्नेंस के लिए, और बहुत क्रूशियल फीचर ये इंडिकेशन करता है सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्टेक्स्ट में। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि हमारे जो डेमोक्रेसी है उसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर है, जिसमें एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशरी है ना। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जिसमें कार्यपालिका, विधान पालिका या फिर न्यायपालिका, जिसको हालांकि 4th पिलर के रूप में आजकल मीडिया को भी इंडिकेशन किया जाता है। मीडिया में भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें आएगी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें ओपन और फ्यूचरिस्टिक एंड विजनरी चीज़ों की तरफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेशन करता है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेगी। फॉर एग्जांपल भारत के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में महिलाओं के कंट्रीब्यूशन को जनरली इग्नोर किया जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओपन है, फ्यूचरिस्टिक है, विजनरी है और यूथ सेंट्रिक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन डे जब सेलिब्रेट किया जाता था 2015 से स्टार्ट किया गया, तब इसमें बताया गया कि लगभग 15 मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वुमेन थी, जिनमें से एक थी दक्षिणी वेल्योधन, जो एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। उन्होंने इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन किया किस चीज़ को लेकर, जो ऐसे जो ओप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। इसके अलावा दुर्गाबाई देशमुख है, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर और बहुत सारी वुमेन जो है उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और बहुत सारे टॉपिक्स पर सिग्निफिकेंटली रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में या कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में। इसके अलावा भारत के प्रेसिडेंट उन्होंने भी कहा कि आज के टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि आज का जो प्रोसेस है जिसमें जस्टिस अफोर्डेबल हुआ है। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात की गई, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव की इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पर बातचीत की गई।
ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मेनली डिस्कस हुआ। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गुड गवर्नेंस के मामले में हो या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में हो, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने भी डेफिनेटली जो एक तरीके से जो सामान्य नागरिक भी आज के टाइम पे जुडिशरी में पहुंच रहे हैं अपने हकों के लिए, कि अगर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके राइट्स कहीं ना कहीं सप्रेस होते तो वो जुडिशरी से बहुत सारी उम्मीद है। हालांकि ये भी बताया गया कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है जुडिशरी के अंदर भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए केसेस पहुंच रहे हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर लगातार प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे जुडिशरी के पास नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हैं, और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है जजेस की जो नंबर है वो अभी भी उतनी ही है। आज के टाइम पे केसेस की पेंडेंसी एक बड़ी प्रॉब्लम है और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो स्पेसिफिक कोर्ट बनाई जा सकती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो सकती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र पर या विलेज कोर्ट्स की तरह ग्राम न्यायालय जिस तरह की चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अभी भी नहीं है, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव किया जा सकता है, ताकि जो छोटे मोटे केस होते हैं या सामान्य लड़ाई झगड़े वाले केस होते हैं उसको ग्रामीण स्तर पर ही सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि कोर्ट पर एडिशनल बर्डन जो है वो ना उसमें आए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, हालांकि जब डेफिनेटली डिस्कशन होता तो उसमें ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी की है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस थे उसको कहीं ना कहीं डैमेज किया है। खैर, ओपोजिशन या सरकार दोनों का अपना अपना ओपिनियन है और बिल्कुल फ्री हैंड होंगे वो अपना ओपिनियन रखने के लिए। लेट्स सी द यूथ क्या सोचता है, दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए क्या सही क्या गलत। और उसके बाद बात करेंगे पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे यहाँ पर अरुण सिंघल साहब हैं, इनका इंटरव्यू लिया गया है और इंटरव्यू में बेसिकली 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। सबसे पहले बताया गया फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट को लेकर। जैसे ही रबी क्रॉप का जो सीजन होता है, जो अभी गेहूँ खासकर, इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइज़र की और डिमांड बढ़ जाती है। इसमें कई बार डिमांड और सप्लाई के बीच में जब गैप होता है तो बड़ी संख्या में लाइन जो है आपको नज़र आएगी, जो खाद बिक्री केंद्र होते हैं या फिर जहाँ पर फर्टिलाइज़र सेल किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर इस इंटरव्यू में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएगी। पहली बात, इंडिया के पास अनफ स्टॉक है फर्टिलाइज़र का रबी क्रॉप की रिक्वायरमेंट के लिए, ये इन्होंने बोला। इसके अलावा आज के टाइम पे हम किसी भी एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है, हमने अपने सोर्सेज को जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्स किया है। डेफिनेटली यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट पड़ा है। फार्मर को एश्योरेंस दिया गया कि हमारे पास अनफ स्टॉक है। इसके अलावा आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो है 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, तो डेफिनेटली सरकार इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस है। और इंडिया में कहीं ना कहीं पब्लिक इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाया गया ताकि फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन जो इंडिया के अंदर भी इंक्रीज़ किया जा सके। और ओवरऑल हमारी जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंस, आज भी हम बड़ी संख्या में फर्टिलाइज़र को इंपोर्ट करते हैं और फर्टिलाइज़र क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं डेफिनेटली हमारे ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये बताया गया कि हमारे पास स्टॉक पर्याप्त है, हमने अपने सोर्सेज को डाइवर्स किया है, सब्सिडी प्रोवाइड करी गई है 2.5 लाख करोड़ के आसपास, और हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से रबी क्रॉप के सीज़न के अंदर कोई इश्यू इस तरह का न देखने को मिले। इस तरह की स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर किसके द्वारा, यूनियन फर्टिलाइज़र सेक्रेटरी के द्वारा, राइट। इसके बाद इसके ठीक नीचे एक न्यूज है बेसिकली, और ये हमने पहले ही पढ़ी थी। G20 डिप्लोमेट जो है वो अंडमान और निकोबार में एक प्रीव्यू ब्रीफिंग के लिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरीके से 1 दिसंबर 2022 में जब हम G20 की चेयरमैनशिप जो है वो टेक ओवर करेंगे 2023 के लिए, उससे पहले एक मीटिंग आयोजित करेगी अंडमान और निकोबार में। बहुत सारे डिप्लोमेट जो है वो वहाँ पर गए, पार्टिसिपेशन किया। आने वाले 1 साल के अंदर, हालांकि 1 साल तो नहीं होगा क्योंकि 1 दिसंबर से हम लोग सितंबर 2023 में सबमिट करवाएंगे। पहले जनरली नवंबर में होती है, लेकिन हम लोग करवाएंगे सितंबर के अंदर, क्योंकि दिल्ली और इसके आसपास के एरिया में नवंबर में हो जाता है हैवी पोल्यूशन और सरकार वो रिस्क लेना नहीं चाहती। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये मीटिंग अपने आप में इम्पोर्टेंट है, राइट। इसके बाद उसी के बारे में बताया गया। इसके बाद 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहला, रिसेंट में जो हमने सैटेलाइट पढ़ा अभी आज ही,
इंडिया भूटान जो है उसके रिलेशन में एक न्यू इरा की स्टार्ट होगी सैटेलाइट के लॉन्च से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो एक तरीके से बोला कि दोनों कंट्रीज के रिलेशन जो है वो स्ट्रेंथन हो गए। और इस दौरान भूटान के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर वो भी इंडिया के अंदर थे और वो कहीं ना कहीं उन्होंने विजिट किया। इंडिया ने भूटानीज इंजीनियर को इसके लिए ट्रेन किया और डेफिनेटली सैटेलाइट को भूटान में काफ़ी हेल्प मिलेगी, खासकर हाई रेजोल्यूशन इमेज, खासकर लैंड मैपिंग, मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट के मामले में। इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया कि आज के टाइम पे इंडियन टेक्नोलॉजीज़ और साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ को शोकेस करना ये इंडिया और भूटान दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। और डेफिनेटली स्पेशल रिलेशनशिप है हमारा भूटान के साथ। भूटान दुनिया की वो कंट्री जिनका पूरी दुनिया से बहुत ही कम डिप्लोमेटिक रिलेशन है, लेकिन अपने आप को कोशिश करते हैं न्यूट्रल, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं करते। और जो एक हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, नेचुरल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं बाकी चीज़ों के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में, या कंपेयर अगर आप करते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इसके ठीक लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर बात की जा रही हिमालयन याक के बारे में। और हिमालयन याक को फूड एनिमल टैग जो है प्रोवाइड किया गया, जिसका मतलब ये होगा कि आने वाले टाइम में मिल्क और मीट के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हिमालयन नोमाड्स रियरिंग द एनिमल, अब ये चीज़ें क्यों की गई है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। सबसे पहले ये टैग दिया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका कई सारे एक तरीके से रीजन है। पहला, जो हाई एल्टीट्यूड में ही कहीं ना कहीं रहते हैं, हिमालयन एरिया जो है वो हाई एल्टीट्यूड एरिया, वहीं पर हिमालयन याक देखने को मिलते हैं। और इससे क्या होगा कि इनकी पॉपुलेशन जो है, जैसे 2012 से 2019 के बीच में 25% का डिक्लाइन देखने को मिला, उसके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होगा। दूसरा, अगर हम बात करें इनको प्रॉपरली जब कमर्शलाइजेशन किया जाएगा, चाहे वो मिल्क हो चाहे मीट हो, इसके थ्रू कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर और ज़्यादा स्ट्रेंथन आएगा। इनको प्रिजर्व करने में, इनको सेव करने में मदद मिलेगी। और कहीं ना कहीं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से जो नोमाडिक याक है, रीडिंग है, उस कम्युनिटी के लिए भी हेल्प मिलेगी। और इसमें रिकग्निशन करने से न केवल फार्मर को बल्कि इकोनॉमिकली भी उनको हेल्प मिलेगी। और बहुत सारे जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इसमें देखने को मिलते हैं। यानी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है याक को प्रिजर्व करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, उसको कमर्शियल तरीके से कहीं ना कहीं उसको पालन करना हो, या उसको कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाना हो, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो है फॉरेन अफेयर या वर्ल्ड अफेयर। दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, राइट। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे लिए एक ही न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, वो है रिसेंट में चाइना ने एक समिट होस्ट करी। इसका नाम दिया गया चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम। हालांकि इन्होंने अपने इंडियन ओशन के आगे भी एक चाइना वर्ड यूज़ कर दिया। रीज़न ये है कि इंडियन ओशन के बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक मीटिंग आयोजित करी। और इसमें 19 कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं इनवाइट किया गया है। 19 कंट्रीज़ में शामिल हुई, जिसमें इंडिया एब्सेंट रहा। हालांकि ये भी बताया गया कि इंडिया को इसमें इनवाइट ही नहीं किया गया था। ये न्यू बीजिंग स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव, यानी चाइना का एक न्यू स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव है। इसके अलावा नवंबर 21 को ये समिट हुई, जिसमें जितने भी इंडियन ओशन की जो कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्री है, जिसमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, अफ़गानिस्तान, हालांकि अफ़गानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, ईरान, ओमान, साउथ अफ्रीका, कीनिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, सेशल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, जिबूती और इंटरेस्टिंगली ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के चाइना के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे। G20 में थोड़ी सी बातचीत हुई है और थोड़ा सा इंटरेक्शन भी इनका शुरू हुआ है। इसके अलावा चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा ये चीज़ें बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया के बारे में बताया गया कि इंडिया को इन्वाइट नहीं किया गया था। जब इन्वाइट नहीं किया जाता तो भाई इंडिया वाले गए नहीं कि हम भी नहीं जाएंगे। हालांकि ये जो समिट होस्ट करी है, हेड करी गई, वो थे कोई वाइस फॉरेन मिनिस्टर थे, जो इससे पहले इंडिया और पाकिस्तान दोनों के एनवॉय भी रह चुके हैं। इसके अलावा इस पूरे सिनेरियो का क्या पर्पज़ है या किस लिए ये फोकस करना चाहते हैं, तो बताया गया कि भाई इंडियन ओशन रीजन में हम लोग नेसेसरी फाइनेंशियल मटेरियल और टेक्निकल सपोर्ट के लिए काम करना चाहते हैं। चाइना ये बोल रहा है कि इसका पर्पज़ क्या है, यानी इसका इंटेंशन ये है कि पार्टिसिपेटिंग कंट्री इस चीज़ को लेकर एग्री हुई है कि कोऑर्डिनेशन करेंगे, डीप
अपने डेवलपमेंट कोऑपरेशन को डीप करेंगे, कहीं ना कहीं रेजिलेंस और शॉक और डिजास्टर के मामले में कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, एनहेंस करेंगे रेलेवेंट कंट्रीज़ के मामले में। बहुत सारी चीज़ें बोली गई है। इसके अलावा फिशरीज़ के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, टूरिज्म और सस्टेनेबल, इस तरीके से चीज़ें। खैर, ये जो वर्ड भारी भारी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, चाइना जो ये भारी भारी वर्ड यूज़ करता है, इन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली चाइना बहुत सिंपल सी बात है, स्ट्रेटेजिकली इस रीजन को यूज़ करना चाहता है। और इंडिया के पार्टिसिपेट न करने की वजह ये भी है क्योंकि चाइना के जो इंटेंशन है, इंडिया उसको भली बात ही जानता है। ये कंट्री को लगता है कि हमारे फूफा जी हमको कुछ पैसे देंगे तो हम अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर पाएंगे। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि चाइना इनको 10 रुपये देगा तो 50 रुपये इनके घर से छीन कर भी ले जाएगा। तो बहुत नेचुरल सी चीज़ें हैं, शायद इनको इस चीज़ का अभी आभास नहीं। और आने वाले टाइम में कुछ कंट्री तो इनके कर्ज में एक तरीके से इतना डूब चुकी, खुद को गिरवी रख दे तब भी इनके पैसे पे नहीं कर पाएंगे, जैसे श्रीलंका है और जैसे पाकिस्तान, जिनको तो ये अपने एक तरीके से बड़े फूफा जी की तरह नज़र आते हैं। खैर, लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। और इंडिया क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इंडिया अगर चाइना के साथ चला गया तो बहुत समीकरण भी बदल जाते हैं, स्ट्रेटजिकली भी। तो बहुत सोच समझ कर इंडिया इस पूरे मामले में स्टेप उठाएगा। गवर्नमेंट कोई भी हो आने वाले टाइम में, चाहे सरकार भले ही किसी की चेंज हो जाए, लेकिन स्ट्रेटजी जो है फॉरेन पॉलिसी में वो लगभग सिमिलर ही रहती है। पेज नंबर 11 पर अगर हम बात करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज है और इसमें सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक कोरल्स की जो न्यू स्पीसीज वो डिस्कवर करी है ऑस्ट्रेलिया के आसपास। ऑस्ट्रेलिया बहुत फेमस है कोरल रीफ्स के मामले में क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो बड़ी संख्या में वहाँ पर कहीं ना कहीं कोरल्स देखने को मिलते हैं। हालांकि अभी भी वहाँ पर जो कोरल रीफ है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कोरल रीफ इनडायरेक्टली जो है वो जितनी भी ओशन स्पीसीज होती है उनके लिए कह सकते हैं कि एक तरीके से फाउंडेशन की तरह। अगर कोरल रीफ नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया के इस ग्रेट बैरियर रीफ में तो इससे होगा क्या, वहाँ की जो स्पीसीज है, मरीन स्पीसीज, उन पर बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। एक तरीके से बैलेंस जो होना चाहिए स्पीसीज के मामले वो नहीं होगा और जो बड़ी संख्या में टूरिज्म से पैसा जनरेट करता है ऑस्ट्रेलिया वो जनरेट नहीं कर पाएगा। हालांकि स्पीसीज ने कई सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है, हालांकि बहुत सारी उम्मीद यहाँ पर हुई है ऑस्ट्रेलिया को स्पीसीज की वजह से। और ये माना जाता है कि ये अलग अलग जो डिस्टेंस है उसमें देखने को मिलती है और इसको लेकर प्रॉपर एनालिसिस किया गया है। ये एक तरीके से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करी गई कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ब्लैक कोरल्स का होना ये डेफिनेटली एक गेम चेंजर हो सकता है। हालांकि अभी भी ये माना जाता है कोरल रीफ बहुत सेंसिटिव है क्लाइमेट चेंज के परस्पेक्टिव से। हल्का सा भी टेम्परेचर राइज होता है तो इनके ऊपर बहुत नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके बाद इसके ठीक नीचे एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। इंडिया के अंदर रीसेंट में मेजल्स या खसरा जो होता है उसका आउटब्रेक देखने को मिला। और आउटब्रेक कहाँ पर देखने को मिला? मुंबई वाले एरिया के आसपास जहाँ पर लो वैक्सीनेशन कवरेज है। इसके अलावा एविडेंस ये क्लियर करते हैं कि जहाँ 70% हायर मोर्टिलिटी है वहाँ पर कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन जो है कम हुआ। यानी जो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनमें जो मोर्टिलिटी रेट है या मृत्यु दर है या फिर जहाँ पर पॉजिटिव जो केसेस आए हैं उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, डेटा दिया गया। मीजल्स के बारे में बताया गया कि 40 मिलियन चिल्ड्रन जो है पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं उन्होंने वैक्सीन डोज अपनी मिस करी है। मुंबई के अंदर एक केसेस देखने को मिले, 233 केसेस, 13 डेथ भी देखने को मिली। महाराष्ट्र के अंदर जो है रैपिड राइज हुआ है, न केवल महाराष्ट्र बल्कि बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और केरला मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर भी केसेस जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। हालांकि ये भी सही है कि जब भी हम केरला के बारे में डिस्कस करते हैं तो जितने भी आउटब्रेक स्टार्ट होते हैं वो केरला से आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हालांकि उसको काउंटर करने की कैपेसिटी भी केरला के पास अच्छी खासी है। इनके अलावा अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन में रिस्क ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया केवल 6 राज्य नहीं, अगर आने वाले टाइम में यही इंसिडेंट्स हो तो वो बहुत सारे राज्यों के अंदर स्प्रेड करेगा। और मीजल्स के जो इंसिडेंस रेट है वो इंक्रीज हुए हैं 3.3% 1 मिलियन से लेकर अब 8.86% 1 मिलियन यानी 10 लाख में से 8.86% केसेज इंक्रीज हुए हैं। और 80 बच्चे जो हैं 100 में से वो वैक्सीनेटेड हैं और इनमें से 68 चिल्ड्रन जो है वो इम्यून है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि एफिकेसी ऑफ मीजल वैक्सीनेशन ये डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है और
मीजल्स को लेकर जो वैक्सीन हो इफेक्टिव है, लेकिन इफेक्टिव तभी होगी जो वैक्सीनेशन होगा, और वैक्सीनेशन में प्रॉपर डोज होनी चाहिए, यानी केवल एक डोज नहीं, सेकेंड डोज को भी इनिशिएट करना ज़रूरी है। और इसको लेकर इंडिया जो इस तरह के रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी सफ़र कर रहा है किसी से कोविड-19 और उसके बाद पोस्ट कोविड-19 रिकवरी के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। इसके बाद FAQ जो वाला जो टॉपिक होता है, यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसमें बेसिकली पूरे वीक जो टॉपिक न्यूज़ में रहते हैं उसी के बारे में रिपीट मोड पे डिटेल में बताया जाता है कि पूरा वीक में किन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस किया गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ड्राफ्ट आने वाला है ई कॉमर्स वेबसाइट के मामले में रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में, यानी आपने देखा होगा कभी भी आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, इस तरह की कंपनी से जो चीज़ें खरीदते हैं उसके ठीक नीचे रिव्यू होते हैं। आपको लगेगा रिव्यू बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार रिव्यू होते हैं पेड रिव्यू कि ये बुक बहुत अच्छी है, इसको पढ़ने के बाद मुझे अमृत ज्ञान हो गया और मैं इससे IAS बन गया, इस तरह की चीज़ें लिखी होती है। वो आप देखेंगे वो पेड चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें क्या होती है, पेड या फेक कई बार रिव्यू होते हैं। तो ओरिजिनल रिव्यू हो ताकि कस्टमर इंश्योर करे कि उसको अच्छे प्रोडक्ट्स ही मिले, उसके रिव्यू अगर अच्छे होंगे तो डेफिनेटली वो परचेज़ करेगा। इसके बाद ये वाला जो टॉपिक है इसके ठीक राइट हैंड साइड में, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, प्रिवेंटिंग सुसाइड्स करके व्हाट इज़ द न्यू स्ट्रेटजी, यानी इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुसाइड केसेस को रोकने के लिए नेशनल लेवल पर पहली स्ट्रेटजी बनाई है ताकि सुसाइड को प्रिवेंशन किया जा सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की गाइडलाइंस पर बनाई है, क्या क्या इसके इंटेंशंस है, क्यों ये हमने रिक्वायरमेंट है, या नंबर ऑफ केसेस जो इंक्रीज हुए उसकी क्या सिग्निफिकेंट है। तो इसकी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर जो न्यू सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी उसके बारे में डिस्कस किया गया, तो इसी को लेकर डिस्कस है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस किया गया, दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री आज के टाइम पे क्राइसिस क्यों फेस कर रही है और इसमें टी बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और इसके अलावा कैसे हम लोग जो टी गार्डन्स को सेव कर सकते हैं, क्या नई चीज़ें की जानी चाहिए इनको रेस्क्यू करने के लिए, वो चीज़ें डिस्कस करी गई है। तो जो टॉपिक मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप पूरे वीक जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप डेली कनेक्टेड है तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। अदरवाइज आप भले ही आप न्यू एकदम से आपको लगेगा कि एकदम से न्यू टॉपिक आ गया, नहीं, वो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस्ड है, और जब मैं ये बात बोलता हूँ तो वो डेफिनेटली डिस्कस्ड है, उसके बारे में इसके बारे में मेंशन किया गया। इसके बाद जो प्रोफाइल वाला पेज होता है संडे को, इसमें 2-3% जो न्यूज़ में रहते हैं उनके बारे में, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ होंगे वो हैं स्पाई मास्टर, जो आर्मी चीफ बन रहे हैं सैयद असीम मुनीर करके इनका नाम है, और इनके बारे में बताया गया कि पहले ये स्पाई मास्टर थे और आज के टाइम पे आर्मी के चीफ बनने वाले हैं। इसके वाला बाद कंट्रोवर्शियल कमिश्नर अरुण गोयल के बारे में डिस्कस है। कंट्रोवर्शियल कमिश्नर का मतलब है कि इलेक्शन कमिश्नर इनको बनाया गया है और इनके प्रोसीजर को लेकर कई सारे क्वेश्चन रेज किए। ये भी हमने डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट के मामले में कि 1985 के बैच के ऑफिसर है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के सेक्रेटरी थे, एकदम से इन्होंने VRS लिया, 24 घंटे के अंदर इनको अपॉइंटमेंट कर दिया गया। इसको लेकर कई सारे सवाल देखने को मिले। इसके अलावा अनवर इब्राहिम है जो नए एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे मलेशिया के, उनके ठीक ओपोजिशन लीडर रहे हैं, तो उनके बारे में डिस्कस किया गया है कि क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा और मलेशिया में किस तरह की चीज़ें बदलने वाली है, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया। लास्ट पेज होगा आज का द हिंदू का, वो होगा बिजनेस सेक्शन या एक तरीके से इकोनॉमी का जो पेज है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है। बाकी बहुत सारे पेजेस है यहाँ पर। जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्री आती है, लेकिन कन्फेडरेशन ऑफ CIA जिसको बोलते हैं, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन्होंने गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करी कि हमें इंडिया रेयर अर्थ मिशन पर काम करना होगा, उसको एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा। क्यों? पहली बात तो चाइना पर हमारी जो रिलायंस है वो जो निर्भरता उसको रिड्यूस किया जाए। दूसरा ये बताया गया कि पॉलिसी को प्राइवेट सेक्टर माइनिंग के लिए भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का मौका दिया जाए। आज के टाइम पे हमारा जो रोल है, हम केवल 1% ग्लोबल आउटपुट करते हैं और 6% वर्ल्ड में होना चाहिए जो हमारा, यानी हमारे पास रिजर्व 6% के आसपास है, आउटपुट करते हैं हम लोग केवल 1%। यहाँ पर भी आप देखेंगे CIA ने गवर्नमेंट से कहा कि भाई एक सेटअप करिए ग्रुप को प्रोफेशनल का जो स्ट्रेटजिक मटेरियल के को कहीं ना कहीं ओवरसीज करे, और इसके अलावा इंडिया को रेयर अर्थ जो क्रिटिकल कंपोनेंट है उसके एक्सप्लोरेशन को लेकर एक प्रॉपर
डीप ओशन मिशन प्लान पर काम करना चाहिए। 2018-19 में 92% रेयर अर्थ इम्पोर्ट्स था और 97% हम लोग जो कहीं ना कहीं उसमें क्वांटिटी कहीं ना कहीं हम इम्पोर्ट करते हैं और उसमें 97% चाइना से करते हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू किया जाए और सिमिलर अप्रोच रखी जाए जो इंडिया की सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर है। तो इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। फिलहाल द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।